वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूज़, अभी हम बात करना चाहेंगे ऑरेंज लाइन मंसूबे पर, जो कि लाहौर का एक मेगा प्रोजेक्ट जिसका आगाज़ शहबाज शरीफ साहब के दौर में किया गया। और अगर अभी हम देखें तो ऑरेंज लाइन ऑब्वियसली ये काम तो कर रही है, लेकिन इसके बहुत से ऑपरेशंस जो हैं उनको आउटसोर्स किया गया है, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर आगे दिया गया है। अच्छा, जिनको आउटसोर्स किया गया है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो इसके ऑपरेशंस चला रहे हैं, वो अपने मुलाजमीन के साथ क्या कर रहे हैं, ये चंद हकाइक जो है वो हमारे लाहौर रंग का एक प्रोग्राम है, बड़ा मशहूर प्रोग्राम है लाहौर पूछता है। उसकी टीम, उनके एंकर पर्सन अली हमज़ा कुछ हकाइक सामने लेकर आए हैं, और इनके मुताबिक जो ठेकेदार हैं, जो आगे मुलाजमीन रखे गए हैं, उनको तनख्वाहें पूरी अदा नहीं की जाती। कम अज़ कम भी एक मुलाजिम की तनख्वाह 32,000 रुपये है, लेकिन 25,000 दिए जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ कोई बैंक सिस्टम नहीं है, कैश की सूरत में लाइंस में खड़ा करके मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाती हैं। अगर कोई मुलाजिम छुट्टी कर ले तो उसकी तकरीबन 4 से 5,000 रुपये तनख्वाह जो है उसको काटा जाता है। हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं, यानी कि इतवार की एक छुट्टी, या इतवार की नहीं तो हफ्ते में कोई भी एक दिन जो है वो छुट्टी होनी चाहिए। ये हर वर्कर का हक होता है। हम सब भी काम करते हैं, ये हम सब का बुनियादी हक है कि हमें हफ्ते में एक दिन जो है वो अपने घर वालों के साथ गुजारने के लिए या रिलैक्सेशन के लिए मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिन मुलाजमीन को भर्ती किया गया है, जिन लोगों को भर्ती किया गया है, उनको कोई छुट्टी भी नहीं दी जाती। और सितम ये भी एक और है कि अगर कहीं पर किसी मुलाजिम ने सफाई किया, खाकरोब ने सफाई किया, और कहीं पर ज़रा सा भी कूड़ा रह गया तो उसकी भी कटौती की जाती है। सो ये तमाम मामलात जो हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। इस अंदाज में करप्शन हो रही है। वैसे तो पाकिस्तान के हर इदारे में हमें करप्शन नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर करप्शन के साथ साथ मुलाजमीन का हक भी मारा जा रहा है और ज़्यादती भी की जा रही है। सो हमारे साथ इस वक्त एंकर पर्सन लाहौर पूछता है कि अली हमज़ा इस वक्त मौजूद है। अली, थैंक यू सो मच। अली, हमेशा की तरह एक और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी और उसके हकाइक आप मंजर आम पर लेकर आए हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर किस किस अंदाज में मुलाजमीन का हक मारा जा रहा है, और क्या हुकूमत की नाक के नीचे ये मामलात हो रहे हैं और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही? थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए और इस अपॉर्चुनिटी के लिए। अच्छा, हकाइक कुछ इस तरह से हैं कि आपको पता है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन एक बड़ा मंसूबा था, और ये वो प्रोजेक्ट था जो आप देखते हैं कि नॉर्मली डेवलप कंट्रीज में आपको नजर आता है। और मेरे लिए भी बड़ा हैरानकुन ये था कि ऑरेंज लाइन जैसे बड़े मंसूबे का जो उसमें आपने जो है प्राइवेट ठेके दिए हुए हैं, और आपने जो कुछ जो स्टेशन स्टाफ है उसको आउटसोर्स किया हुआ है। चले यहाँ तक तो चीजें ठीक है। अब मसला ये है कि जिन लोगों को आपने ठेका दिया हुआ है वो लोग कर ये रहे हैं कि आपको पता है कि ये एक वर्कर का बुनियादी हक है कि उसको हफ्ते में एक छुट्टी मिले, और उससे आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते। यहाँ पे ड्यूटी आवर्स भी ज्यादा है, और वर्कर्स महीने में 31 नहीं 32 दिन काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ना उनको इतवार की छुट्टी है, ना उनको किसी ईद या शबरात की छुट्टी है। और अगर वर्कर जो है छुट्टी कर लेता है तो उसको एक छुट्टी का 5,000 रुपया फाइन कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप इनको पे क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम इन्हें 25,000 रुपया पे कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि 32,000 तो एक एवरेज सैलरी है जो पिछले बजट में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस की थी। उन्होंने कहा जी अभी तक हमें 32,000 का नोटिफिकेशन जो है पिछले माह रिसीव हुआ है, लेकिन अभी तक 25,000 पे ही हम जो है वो सैलरी पे कर रहे हैं। और सितम ये है कि 25,000 रुपया भी नहीं आप पे कर रहे। एक छुट्टी का 5,000 काट रहे हैं, उसके अलावा पेनल्टीज ये डाल रहे हैं कि अगर आपको पता है कि एक स्टेशन पे डेली हजारों लोग गुजरते हैं, अगर वहां पे लगे किसी कैमरे ने वहां पे कोई रैपर भी डिटेक्ट कर लिया है तो उसका 6,000 रुपया जुर्माना उस वर्कर को उसकी तनख्वाह में से काटा जाएगा। और ये तनख्वाह हमने जिस दिन ये प्रोग्राम किया उस दिन 25 तारीख थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आज यहाँ पे लोग तनख्वाह लेने आए हैं तो क्या आप 5 दिन पहले दे रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं जी ये पिछले माह की तनख्वाह है, हम 25 दिन लेट दे रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप एक शख्स को 2 महीने बाद 18,000 रुपया दे रहे हैं, तो आप मुझे बताएं इसमें घर का गुजारा हो सकता है? जिसपे वो जो है साहब जो है वो गुस्सा भी करके। और एक और चीज जिसपे मैं ये निशानदेही करना चाहूंगा कि आपको पता है कि नॉर्मली जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको आप जो है थ्रू बैंक जो है सैलरीज देते हैं, ताकि एक तो खाता बनता रहे और जो भी टैक्स के मामला है वो खराब ना हो।
यहाँ पे हजारों की तादाद में जो वर्कर्स हैं उनको बुला के छत पे लाइनें लगवा के, जिनमें खवातीन भी मौजूद हैं, उनके हाथ में नकदी कैश दिया जाता है। मैंने उनसे पूछा कि आपका कितना वर्कर है, उन्होंने बताया कि 1000-2000 वर्कर है। तो मैंने कहा आपको तो इन्हें तनख्वाहें देने के लिए तो ये तो लाखों करोड़ों में आप रकम कैश में निकलवा के लाते होंगे। तासुर ये है कि इनसे 25,000 पे साइन करवाए जाते हैं और पीछे से 25,000 लिया जाता है। वल्लाह आलम 25 लिया जाता है या 32 लिया जाता है, क्योंकि एवरेज कम से कम तनख्वाह 32,000 होनी चाहिए। अब साइन ये लोग 25,000 के पेपर पे लेते हैं और वर्कर को 16, 17 और 18 के दरमियान जो है तनख्वाहें देते हैं और उन्हें बताया था कि आपने को फलां छुट्टी की, आपको एक पेनल्टी डल गई। और इस मुश्किल दौर में 2 माह बाद अगर किसी को 16 या 17,000 रुपया मिल रहा है, तो आप मेरे से बेहतर समझ सकती हैं कि वो किस हालात में जिंदगी गुजार रहा है। अच्छा अली, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी। आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान एक चीज़ मेंशन की है कि ये तमाम जुल्म तो किए जा रहे हैं, प्लस ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा है, हफ्ते में कोई छुट्टी भी नहीं दी जा रही। सो नॉर्मल ड्यूटी आवर्स तो 8 घंटे बनते हैं, कुछ जगहों पर कुछ लोगों के 10 घंटे भी ड्यूटी आवर्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं उनके ड्यूटी आवर्स कितने हैं? अ, यहाँ पे जो वर्कर से बात हुई, उन्होंने ये बताया कि ड्यूटी आवर्स तो 8 से 9 घंटे ही हैं, क्योंकि उसके बाद स्टाफ तो चेंज हो जाता है। लेकिन जो असल इशू आ रहा था कि आप उनसे इतवार वाले दिन भी काम ले रहे हैं, आप उनसे ईद वाले दिन भी काम ले रहे हैं, आप उनसे शबरात वाले दिन भी काम ले रहे हैं। आप देखिए कि नॉर्मली महीने में 31 दिन होते हैं और उसमें 4 आपकी छुट्टियां होती हैं। अगर आप उन 4 दिन काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप महीने में तकरीबन 35 दिन काम कर रहे हैं, क्योंकि वो 4 दिन तो आपको गवर्नमेंट आपके राइट्स आपको ऑफ दे रहे हैं ना। आप वो उन 4 दिन में उनसे कैसे काम ले सकते हैं? और अगर आप उनको उनका कोई अल्टरनेट दें, अगर वो कोई छुट्टी कर लेता है, आप उससे 5,000 रुपया पर जो है छुट्टी का काट रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि मेरी बात सुने, आप इन्हें 25,000 रुपया भी दे रहे हैं, तो ये दिन का कोई 800 या 900 रुपया वेजेस बन रही है। तो आप उनकी छुट्टी का उतना ही काटें जितना आप उनको दे रहे हैं। ये क्या तरीका है? आप उन्हें दिन का सारा दिन 8 या 9 घंटे काम करने का उनको 8 या 900 रुपया रहे हैं। अगर वो छुट्टी करता है तो उसको को उससे ले 6,000 रुपए रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पे एक पूरा सिस्टम था, क्योंकि सीईओ साहब को जब हमने थोड़ा-सा उनसे बातचीत करने की कोशिश की, वो बस जिद थे कि आप हमसे ऑफ कैमरा बात करें। और आपको पता है कि ये जो कल्प्रिट्स होते हैं, ये ऑफ कैमरा इसलिए बात करना चाह रहे होते हैं कि ताकि कुछ प्रेशर डाला जाए, कुछ ऑफर्स की जाएँ, किसी को ताल्लुक से जो है फ़ोन करवाया जाए। वो बस जिद थे कि हमसे ऑफ कैमरा बात करें। हमने उन्हें कहा कि जो बात होगी वो कैमरे पे होगी। अब बात आपसे ये कर रहा हूँ कि अगर आप एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ था कि जी एक रैपर वहां से मिल गया तो 6,000 कटेगा। अगर वहां पे किसी के पाँव का छाप आ गया, क्योंकि इनके जो अंडर स्टेशन स्टाफ था उसमें ज्यादातर क्लीनर से और वो स्टाफ था जो स्टेशन पे मौजूद होता है। और ये आप ये मुआशरे का सबसे, मैं आपको बताता हूँ कि लोअर तबका है। और इस ऑब्वियसली। महंगाई के दौर में आप जी, जी, आप इस महंगाई के दौर में देखें कि आप उनसे जो कमिट कर रहे हैं वो भी नहीं दे रहे। आप उनसे हम्म। काम भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं, छुट्टी भी नहीं दे अच्छा रहे अच्छा अली, और एक आप और उनकी चीज़ मैं छुट्टी। आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये देखें, इसको ऑरेंज लाइन जो है ये एक हुकूमती प्रोजेक्ट है, सूबाई हुकूमत के जी, जी। अंडर आता है। फिर ये लाहौर का एक मेगा प्रोजेक्ट है, शहबाज शरीफ साहब ने इसको इनिशिएट किया था। लेकिन इसके बहुत से ऑपरेशंस या जितने भी ऑपरेशंस इस वक्त आउटसोर्स किए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर दिए गए हैं, इसकी नौबत क्यों आई? क्या अस्कुत हुकूमत ये तमाम ऑपरेशंस नहीं चला सकती? देखिए, आउटसोर्स तो नॉर्मली इसलिए किया जाता है कि चले कोई जो भी जिसको भी हम प्राइवेट या ठेका दे रहे हैं, वो इस जगह की हिफाजत भी करेगा, सफाई भी करेगा और कहीं ना कुछ वो अर्न भी करेगा। अब मसला ये होता है कि आप जानती हैं कि यहाँ पे जब भी ये ठेके या इस तरह की चीजें खुलती हैं, तो इसमें आपने अपने जो खास लोग होते हैं उनको नवाजा जाता है और वो फिर खास लोग इसी तरह से अपने पैसे बनाते हैं। आप ये देखें कि आपने बिल्कुल बताया कि एक मेगा प्रोजेक्ट है और पंजाब का बड़ा प्रोजेक्ट है। और अभी आपको पता है कि हाल ही में नून लीग जो आखिरी गवर्नमेंट थी, मतलब कि शहबाज शरीफ साहब लास्ट गवर्नमेंट वही थे, अब तो निगरान सेटअप चल रहा है। उसके बावजूद आप देखें कि जिन लोगों को प्राइवेट ठेके दिए गए हैं, वो कर क्या रहे हैं? आप ये देख सकती हैं कि जिन लोगों को प्राइवेट ठेके दिए गए हैं, वही आपने स्टैंडर्ड्स पे नहीं दिए। आपने अपने चाहे लोगों को ये ठेके दिए और वो अब वहां पे उन्होंने एक फैक्ट्री लगा ली है, मुलाजमीन से वो काम करवा रहे हैं, उनके हक नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने जो आपको पैसा दिया वो भी पूरा करना है, उसके अलावा अपने बैंक्स भी भरने हैं। अगर यही ठेके आप अगर कोई एक स्टैंडर्ड
के थ्रू उन लोगों को दें जो वाकई इसके हकदार हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह की चीज नहीं होगी। और शहबाज शरीफ साहब और जितने मतलब कि जो भी आला हुकाम ये सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। हमें इसमें कोई भी ऐसे किसी प्राइवेट बंदे को भी नहीं जोड़ना चाहिए जो अपने चंद फायदे के लिए इस अच्छा, पूरे एक और प्रोजेक्ट की जो चीज़, ये आप शफाफियत बिल्कुल है ठीक उसको फरमा रहे मशकूक हैं, करे। बचा फरमा रहे हैं। मैं एक और चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो आउटसोर्स करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स की अपनी कमाई किस तरह से है? कोई टिकट्स ऑब्वियसली जब वहाँ पर बेची जाती हैं, सो वहाँ से ये लोग अर्न करते हैं, कोई फंड्स इनके लिए आते हैं, यानी कि इनका फाइनेंशियल सर्कल कहाँ से चलता है, इनकी अपनी कमाई कहाँ से होती है जिसमें से ये मुलाजिमीन को तनख्वाहें दे रहे हैं? अच्छा, ये इस तरह होता है कि अगर आप को मैं एक एग्जांपल देता चलूं कि जैसे ये लाहौर में बकर मंडी है या इस तरह के जो स्पॉट होते हैं जहाँ पे कोई एक्टिविटी होनी होती है, वहां पे उसके गिरदोन वहां पे जो जगह होती है, गवर्नमेंट ठेके पे इसलिए देती है कि यहाँ पे जो इंतजामी अमूर है वो गवर्नमेंट को आके हैंडल ना करने पड़े। वो किसी ऐसे शख्स को ठेके पे देते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप यहाँ पे एक खास रकम ले सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आएगा वो यहाँ पे इस सहूलियत से फायदा उठा रहा है। तो वो ठेका इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पे नज्मो जब्त जो है वो बना रहे और उस शख्स से कुछ ना कुछ इनकम भी हो जाए। तो ठेके तो नॉर्मली यूं दिए जाते हैं। और अब ये अगर मेट्रो ये ऑरेंज लाइन ट्रेन की बात करें तो ऑरेंज लाइन ट्रेन के जो स्टेशन हैं वहां पे इन्हें कुछ जगह दी जाती है जिसपे ये खास मतलब कि इनके पास पार्किंग होती है, वहां पे टिकट्स लगा सकते हैं। ये इनके पास कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम होता है, मतलब कि ये सही। पार्किंग से ले रहे होते हैं और वहां पे जो स्टेशन स्टाफ है, इवन के वॉशरूम्स के अभी जो ये ठेके दिए जाते हैं उसमें भी इस तरह होता है कि आपने वॉशरूम्स को क्लीन रखना है और आप 10 या 20 रुपए चार्ज कर रहे होते हैं ताकि उस जगह की जो मेयार है, जो स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन रखा जा सके। लेकिन जब अपने मन चाहे लोगों को ये स्टैंडर्ड दिए जाते हैं ठेके, तो वो फिर इसी तरह से बदमाशी करते हैं और गरीब हक नहीं देते। और मैं इस पे आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू दरख्वास्त करना चाहूंगा मोहसिन नकवी साहब से कि ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये किसी खास जमात का प्रोजेक्ट नहीं है, ये पंजाब का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। और चंद अनासिर, चंद कंपनी, चंद प्राइवेट लोग जो है अपने चंद पैसों के लिए, माली मुफाद के लिए इस प्रोजेक्ट को जो है मशकूक कर रहे हैं, इसकी शफाफियत को मशकूक कर रहे हैं। तो इन्हें मेरा ख्याल है कि आईनी हाथों से निपटना पड़ेगा इससे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जब आपने वहाँ पर ये मामलात उठाए और हक़ाइक़ से पर्दा उठाया, तो उसके बाद अभी तक जी, जी। किसी हुकूमती ओहदेदार ने आपसे रब्ता किया या वहाँ पर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की? कोई यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको चीज़ें आउटसोर्स की गई हैं, ऑपरेशंस, उनसे कोई पूछ-गछ हुई या ये मामलात अभी भी जैसे थे वैसे ही हैं? अ, ये चीज बड़ी अफसोसनाक है। हमने चंद रोज पहले, तब भी हम आपके प्रोग्राम में बैठे थे, कि हमने डीसी साहब के वेयर हाउस से सलाबत खान की इमदाद का माल पकड़ा था जो वहां पे पड़ा पड़ा एक्सपायर हो गया था। देखिए, हम मीडिया है, हम कोई पुलिस नहीं है, हम कोई इदारा नहीं है, हम सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं। बेशक, बड़े बेशक। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब साहब जो हैं वो अपनी रिकॉर्ड परफॉर्मेंस तो दिखा रहे होते हैं, कभी जेल के विजिट कर रहे होते हैं, कभी हॉस्पिटल के विजिट कर रहे होते हैं। लेकिन आप देखें कि इस तरह के इश्यूज पे अगर आपने नहीं एक्शन लेना, तो देखिए हम तो निशानदेही कर सकते हैं और वो चीज ऑन रिकॉर्ड आ जाती है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डीसी साहब वाले मामले में भी, जहां तक मुझे पता है, कि अभी तक कोई मामला नहीं पेश आया। और इसी तरह से ऑरेंज लाइन वाले मामले पे भी हमारा काम था हाईलाइट करना, हमने आला हुकाम तक वो चीजें पहुंचा दी। अब उनका काम है कि उसकी शफाफियत को देखें और इस पे कोई जो सीरियस नोयत का जो भी मामला बनते हैं, जो भी यानी कि प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो उनका काम है। हम सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं। लेकिन इनसे भी अब क्या गिला करें, ये खुद निगरान सेटअप है, ये कौन सा मतलब कि ये अवामी नुमाइंदे तो नहीं है, ये इलेक्शन लड़के तो नहीं आए लेकिन हुए। देखें, जब इनके पास ब्यूरोक्रेसी को गाड़ियां इशू करनी होती हैं, उनके लिए गाड़ियों की बात आती है, तो तब इनके हाथ नहीं बंधे होते। लेकिन जब हक पर बात जी, करनी जी। होती है या इन मामलात को देखना होता है, तो तब इनके हाथ भी बंधे होते हैं और तब हम भी इनको ये मार्जिन देने को तैयार होते हैं कि निगरान सेटअप है या इस तरह। तो मेरे ख्याल में जब ये बाकी काम कर रहे हैं तो फिर इनको इस तरफ भी देखना चाहिए। ये तो हम तनकीद ही कर रहे हैं कि अगर आप मतलब कि आप निगरान सेटअप भी हैं, तो आप इस वक्त इस शहर के, इस सूबे के जो है वालिद की हैसियत रखते हैं। आपने भी इसको देखना है और ये देखें कि ये जहां तक मुझे पता है 2 से 2,500 वर्कर
वर्कर है, और आप देखें कि ये सिर्फ ये 2-2,500 वर्कर नहीं है। हमने ये प्रोग्राम किया है, नीचे लोग कह रहे हैं कि मेट्रो बस में ये मामला आता है, दीगर प्रोजेक्ट में इवन के रावलपिंडी से मैसेज आ रहे हैं, कराची से मैसेज आ रहे हैं कि भाई इसी तरह के मामला है। कम अज कम तनख्वाह जो 32,000 आपने मुख्तस की है वो किधर है, वो क्यों नहीं मिल रही? बिल्कुल। और अब तो ये 32,000 जो में भी एक रिसेंट जो बजट आया था तो उसमें कम से कम तनख्वाह जो थी वो 32,000 ही मुकर्रर की गई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। और अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी पूछना इम्प्लीमेंट नहीं हो चाहूंगी। रहा तो फिर क्या फायदा? बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अली, एक और चीज़ कि यहाँ पे वर्कर से आपकी बात हुई, क्या उन्होंने आपसे ऑन द कैमरा या ऑफ द कैमरा कोई बात की, कोई कंसर्न्स शो किए हों? ये इतना बड़ा मामला है, उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ था, क्या कहना था? वो चुप करके बस इसी तरह जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या इनका कोई एका नहीं है कि कोई एहतजाज किया जाए? यहाँ पे हमें जिन्होंने राब्ता किया था वो यहाँ पे एक एहतजाज की कॉल दे रहे थे, और उस कॉल के बाद उन्हें वहाँ पे जो है हब्से विजा में रखा गया, उन्हें वहाँ पे कैद किया हुआ था, और उन पे तशद्दुद कर रहे थे कि आपने ये क्यों एहतजाज की कॉल दी, और उनको उनकी जॉब से फारिग कर दिया 3 से 4 अहबाब को। हम जिस टाइम गए तो वर्कर्स उस बिल्डिंग के बाहर भिखारियों की तरह बैठे हुए थे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है और ये वर्ड इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं कि वो जमीन पे बैठे थे, और उनकी हालत इतनी बुरी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिनको ये 2 माह बाद 18,000 दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमें 1 माह का 22,000 तो बिल आ रहा है, और वहां पे वो रो नहीं रहे थे, उसके अलावा सब कुछ कर रहे थे। बिल्कुल ठीक। और ये हम सबको सोचना चाहिए कि आजकल तो जितने भी पैसे हों उसमें पूरी नहीं पड़ती। 50,000 भी आपकी तनख्वाह हो तो फिर भी आपके अखराजात पूरे नहीं होते, तो कहाँ पर 32,000 हुकूमत की जानिब से ऑब्वियसली ये बजट में 32,000 कम से कम तनख्वाह की हद मुकर्रर की गई थी, और यहाँ पर 25,000 और वो भी पूरे नहीं किए जाते, और कोई ना कोई बहाना तराशा जाता है जिसकी वजह से कटौती की जा सके। थैंक यू सो मच अली हमज़ा फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। और हुकूमत को यकीनी तौर पर चाहिए कि उनकी नाक के नीचे ये काम हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है और गरीब का इस्तेसाल हो रहा है, एक वर्कर का इस्तेसाल हो रहा है, इन मामलात को देखा जाए ताकि चीज़ों को बेहतर किया जा सके। अभी हम शो में व्यूअर्स एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी आप देख रहे हैं कि आज शो में हमारे साथ कितने प्यारे प्यारे क्यूट से मेहमान हैं, इधर भी हैं और उस साइड पर भी हैं। तो जब हम परिंदों की बात करते हैं, देखने में तो ये परिंदे बहुत छोटे छोटे से बहुत छोटे हैं, लेकिन जब आप इनकी कीमत सुनेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको लगेगा यार मैं इससे अच्छा अपनी गाड़ी ना अपग्रेड कर लूँ, फलाना काम ना कर लूँ। सो ये सब शौक की बातें होती हैं। सो जब हम परिंदों की अफजाइश नस्ल की बात करते हैं, सो बेसिकली इट्स अ बिज़नेस जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होता जा रहा है, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी होती है लेकिन मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या इन छोटे छोटे परिंदों को अपना मेहमान बनाना चाहते हैं, सो इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। और हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं बर्ड्स एक्सपर्ट अवैस इलियास साहब। अवैस साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन आवर शो। सो सबसे पहले, किसी ने भी अगर परिंदों का कारोबार करना है तो कितनी इन्वेस्टमेंट से कर सकता है, कितनी जगह की इसके लिए ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो, एंड सेकंड थिंग इज़ इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं 10,000 रुपये से लेके, मैं कहूँगा कि 10 लाख 10 करोड़ तक। जितना आपका बजट, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप इससे काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें जगह की, तो आपको कोई ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड मैक्सिमम 5x10 रूम और मैक्सिमम अ प्लेस ऑफ 5x5। इवन दो आप कह लें कि आपके घर का जो वॉशरूम है, एक जो 5x6 का वॉशरूम होता है, आप उस 5x6 के वॉशरूम में 2 कैबिनेट्स रख के 8 kgs वाले, उसमें आप ये बर्ड्स ब्रीड करवा सकते हैं। और मज़े की बात, ना इसमें उम्र की कैद है, ना इसमें जेंडर की कैद है, ना इसमें शहर की कैद है, और ना ही इसके अंदर किसी भी किस्म की कैद है। एक स्टूडेंट, एक टीचर, एक रिटायर्ड पर्सन, एक शहर में, एक गांव में, एक देहात में, एक कस्बे में, कहीं पे भी बैठ के कोई भी शख्स जो कि बर्ड लवर है, द बेसिक मेन क्राइटेरिया इज इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी। फर्स्ट ये आपका शौक है, जो बर्ड लवर है वो कर सकता है। शौक तो है ही है जी, इस तरह से चीजें रखना ना, ये आपके डिप्रेशन को भी दूर करता है। बिल्कुल जी। आपका ये इतना अच्छा टाइम गुजर जाता है, घर में आपके जानवर हों, पेट्स हों, परिंदे हों, आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। आपको इधर उधर के झंझटों से
मतलब वहाँ पे डलने से बेहतर है कि आप इस तरह के बर्ड्स रखें और इनके आप काम करें, इनके साथ अपना वक्त गुजारें, आपको पता ही नहीं लगेगा, आपके पास एक फुल टाइम एक्टिविटी आ जाएगी और आप एक्चुअली में इसको एंजॉय कर रहे होंगे। सो अच्छा, आपने बता तो दिया कि बहुत छोटी सी स्पेस से भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं और आपका 10,000 से भी हो सकता है और फिर आपने जितना बढ़ाना है 2 लाख, 2 मिलियन, 2 करोड़ तक भी ये जा सकता है। एक बर्ड के पीछे कितना मुनाफा मिल जाता है? देखें जी, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि हमें अक्सर ना ये वीडियोस देखने को मिलती हैं, फ़लाँ ने इतने लाख लगाया और इतने लाख कमा लिया, 4 लाख लगाएं और 16 लाख कमाएं। मैं इसकी एक तरदीद करूँगा और ओपनली करूँगा कि प्लीज़, मुनाफा डिपेंड करता है आपकी स्ट्रगल और आपके एक्सपीरियंस और आपकी बर्ड कीपिंग पे। यही बर्ड अगर मैं आपको दे दूं तो हो सकता है आप शायद इससे 10,000 भी ना कमा पाएं, लेकिन यही बर्ड अगर मैं रख रहा हूं तो हो सकता है कि मैं इससे 10 लाख रुपए निकाल लूं। बेसिक डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस आएगा हमारी बर्ड कीपिंग पे कि हम बर्ड को संभालते किस तरह है, रखते कितना है, हमें उसकी नॉलेज कितनी है और मोर ओवर हमने उसमें प्रीवियसली कितने लॉसेस बर्दाश्त किए हुए। अगर मैं आज 10 लाख रुपए कमा रहा हूं तो वो ओवर द नाइट नहीं है, रातों रात मैं 10 लाख नहीं कमा रहा, मैंने इसके पीछे 4 साल 5 साल अपना टाइम ज़ाया किया और उस 10 लाख के पीछे मैंने पता नहीं कितने लाख पहले इनिशियली ज़ाया किए, पहले कितने इनिशियली नुकसान किए। हो सकता है मैंने 40 लाख का पहले नुकसान किया हो और लेटर ऑन अब आके मैं 10 लाख रुपए मंथली जो है ना वो कमाना शुरू किया हो। तो लोग वो 10 लाख तो देख लेते हैं कि ये 10 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन उसके पीछे जो उसने 50 लाख रुपए का नुकसान किया हुआ है, nobody is ready to bother that। कोई भी कारोबार हो, किसी भी किस्म का कारोबार हो, उसको चलाने के लिए कंसिस्टेंसी प्लस आपका अगर कोई लॉस हो जाए तो आपको सब्र आना चाहिए, आपको सब्र करना पड़ता है अगर आपने इसमें कुछ ना कुछ करना है तो। सो ये चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे तो ये इतने क्यूट लग रहे हैं, मैं इनको कह रही थी कि इनमें से ना मुझे बताएं कि मैं ये वाले अगर रखना चाहूँ तो ये एक्चुअली में बड़े क्यूट लग रहे हैं। इनका नाम क्या है? ये जावा स्पैरो है। ये जावा स्पैरो है जी। ये इतनी क्यूट लग रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी रख लूँ। इन्होंने कहा ये आप रख नहीं सकती, बहुत सेंसिटिव बर्ड है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है मुझे इस चैलेंज को, इसको एज अ चैलेंज लेना चाहिए कि हाँ मैं रख सकती हूँ, बिकॉज ये लग बहुत क्यूट रहे हैं। बाकी सब भी अच्छे हैं लेकिन मुझे ये वाले जो है ना वो ज़्यादा अपील कर रहे हैं, मतलब ग्रे कलर और इनकी जो आगे बीक्स हैं वो रेड कलर की हैं। सो इट्स एक्चुअली लुकिंग वेरी क्यूट, वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, ये परिंदे हैं, इनकी जान का नहीं आपको पता होता और मेरे ख्याल में आप इस परिंदे की बात करें, हर परिंदा सेंसिटिव होता है अपने हिसाब से। अगर कोई परिंदा मर जाता है तो फिर उसका नुकसान आप कैसे पूरा करते हैं? और फिर उसमें सबसे पहले तो आपके सेंटिमेंट्स क्योंकि अटैच होते हैं, कितना दुख होता है। देखें जी, पहली चीज़ तो ये होती है कि आपने एक बर्ड, अब लेट्स अज्यूम ये बर्ड है तो ये मैंने फ़ौरन ख़रीदते ही इसको ब्रीड नहीं करवाना शुरू कर देना है, इससे मुनाफा नहीं लेना। मैंने बर्ड ख़रीदा आज, मैंने 1 साल इस बर्ड को संभालना है, इसकी कीपिंग करनी है, इसको डाइट देनी है, 1 साल इस बच्चे को रेज़ करना है और 1 साल बाद जाके मैंने इसको ब्रीड पे लगाना है। अब वो पूरा ईयर जो आपने मेहनत की होती है उसका फल आपको साल के बाद मिलना होता है। तो जब बिल्कुल थोड़ा सा पहले जाके आपका वो इस तरह का हादसा हो जाता है तो आप समझ सकती हैं कि बंदा कितना ज़्यादा जो है क्या ये ऐसा ही होता है कि अपना कोई बिछड़ जाए तो आपको तकलीफ होती है? मैं कहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा आपको, मतलब फाइनेंशियल लॉस तो अपार्ट फ्रॉम एक एवरीथिंग एक अलग चीज़ है, बट द थिंग इज़ कि जो आपकी उसके साथ एक अटैचमेंट बन जाती है, पूरा साल उसको रखना, ब्रीड करवाना, करना और वो सारे मामलात, और आपको एक होप होती है यार कि अगर लेट्स अज्यूम मैंने आज 10,000 रुपये लगाया है तो मुझे उम्मीद है कि यार मैं साल बाद जाके इसमें से 40-50 हज़ार रुपये अर्न करूँगा। तो वो 10,000 वो प्लस जो आपकी देखें जो आप एक फिजिकल मेहनत कर रहे हैं, जो फिजिकल अपना टाइम उसको दे रहे हैं, उसका तो नेमल बदल ही कोई नहीं है ना। उसको तो देखें कोई शख्स, उसको तो वो तो वक्त गुजरा वक्त तो वापस आना ही नहीं है। लॉस कैसे पूरा होता है? लॉस इसी तरह है जी। देखें लॉस तब आपका पूरा होगा कि अगर इफ यू डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बकेट, इफ यू हैव डिफरेंट बर्ड्स। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हमारे पास स्टूडियो में इस वक्त ये बजरीगर भी मौजूद है, पर्सनाटस भी मौजूद है, जावा भी मौजूद है। अब अगर मैं सिर्फ वो बर्ड ले लूंगा और मेरा वो एक्सपायर हो जाएगा, सो आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू रिकवर माई लॉस। बट if I will invest on different mutations or different species, then अगर मेरा एक बर्ड एक्सपायर हो भी जाता, I have other options to recover my loss। यानी आपका ये ख्याल है कि जब आपने कारोबार की नीयत से कुछ करना है, एक तो होता है आपका शौक, लेकिन अगर आपका है कारोबार
तो उस कारोबार के लिए आपके पास बैकअप ऑप्शंस होने चाहिए। आपने सिर्फ और सिर्फ एक परिंदा नहीं रखना, आपने कई परिंदे रखने हैं। उनमें से अगर अल्लाह ना करे कोई एक आधा एक्सपायर हो भी जाता है तो फिर आपका एक इमोशनल तो आप थोड़ा सा अपसेट होंगे, लेकिन आपको फाइनेंशियल लॉस उस तरह से नहीं होगा। और फिर अगर आपने फाइनेंशियल लॉस भी बर्दाश्त करना है, एक इमोशनल अटैचमेंट और वो चीज़ भी आप बेयर कर रहे हैं, तो फिर लॉस आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। अच्छा, इसके साथ साथ बर्ड्स को रखने से पहले व्हाट डू यू थिंक इनके बारे में मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन होना, आगाही होना, इनको रखना कैसे है, इनकी डाइट कैसे है, इनको ब्रीड कैसे करवाना है, वो कितना ज़रूरी है? कोई भी काम है उसके लिए लर्निंग, बिकॉज लर्निंग कम्स बिफोर अर्निंग। तो आप देखें कि हम बतौर इंसान, इवन दो आप भी अगर आज यहाँ पे एंकर बैठी हुई हैं, तो आपने भी इससे पहले 16 साल स्टडी किया, अपने लर्निंग की, एंड देन यू आर डूइंग दिस जॉब। शायद ये कहने लगे हैं 16 साल आपने काम किया। मैंने कहा नहीं, अभी मेरी उम्र इतनी नहीं हुई। शुक्र है ये कहा कि 16 साल सो द थिंग पढ़ाई की। इसी चीज की तरह जिस तरह आपने एक बहुत बड़ा अरसा अपनी इस जॉब के लिए लगाया, तो इसीलिए इसकी लर्निंग करें। इसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है मोहम्मद अवैस इलियास के नाम से। वहाँ पे ऑलमोस्ट आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग कीपिंग ऑफ बर्ड्स, रिगार्डिंग डिजीज ऑफ बर्ड्स, रिगार्डिंग डाइट प्लान ऑफ योर बर्ड्स एंड रिगार्डिंग बिजनेस मॉडल्स एंड बिजनेस शेड्यूल्स। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे लगा कि ये बाहर ना आ जाए, पतली सी तो है। नहीं, अच्छा। ये बाहर नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये नहीं बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो जिस तरह से एकदम करीब आते हैं ना, तो वो एकदम फील ऐसे ही होता है। ऑब्वियसली बाहर तो नहीं आ सकते। लेकिन ये जो परिंदे जिन केजेस में इस वक्त आया ना, कि इनका ये कहना था कि बस ये डिस्प्ले के लिए हैं, अदरवाइज जब ये अपने घर में या जो भी इनकी जगह है वहाँ पर ये केजेस जो हैं वो बड़े हैं और वहाँ पर वो फ्लाई करते हैं प्रॉपर। अच्छा, इसके साथ साथ एक और ये चीज़ के मतलब आपके पास जब लोग आते हैं और डिफरेंट बर्ड्स की डिमांड करते हैं, अभी मेरी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि आपके पास 10,000 से लेके 2,000, 1,000 से लेकर आपके पास करोड़ों में बर्ड्स हैं, तो क्या लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं? जैसे अभी आपने मुझे कहा कि उनमें से एक बर्ड 7 लाख का, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। तो यानी बहुत से लोग शौकीन मिजाज होते हैं, वो किस किस्म के लोग होते हैं जो इतना इन्वेस्ट इन बर्ड्स पर करते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड उनकी प्राइसेस सेम हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे इसके अंदर एक ये बर्ड बैठा हुआ है फ्रंट पे, ये वाला इस तरफ जो बैठा हुआ है, इट इज़ ब्लैकफिश ब्लैकविंग। अब नॉर्मली इस बर्ड की जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस है वो $1,000 है। $1,000 इज 300,000 अप्रॉक्सीमेटली। इसके साथ जो बैठा हुआ है दैट्स क्रस्टेड ब्लैकफिश। अब ब्लैकफिश हो गए इस वक्त इंटरनेशनली तकरीबन $2,200-2,500 का बर्ड है। पर्सनाटस की अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनली $300, $400, $500 की प्राइसेस हैं। इसी तरह स्क्रीन में विंडो में साथ में कुछ बर्ड्स चल रहे होंगे, इसमें लुटिनो एलेक्स नज़र आ रहा है। अब लुटिनो एलेक्स की जो प्राइस है ऑल ओवर द यूरोप इस वक्त तकरीबन हेन का जो रेट है वो तकरीबन €4,500 €4,500 है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 12 to 13 lakhs। ठीक है, और मेल की प्राइस €6,500 अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 लाख रुपए बनती है। तो जो ये प्राइसेस हैं, एक तो ये इंटरनेशनली हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सेम है। मोर ओवर कोई भी चीज़, अब जैसे मैं इस चीज़ के अंदर अगर काम कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं हर साल नई से नई चीज़, नई से नई म्यूटेशन, नई से नई चीज़ पे अपग्रेड करता जाऊँ। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो कस्टमर होता है 80% हमारा रिटर्निंग कस्टमर होता है। तो अगर एक बंदे को हमने फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर वो हमारे पास आया ग्लास लेने, हमने उसको लास्ट ईयर भी ग्लास ही दिया, अब वो इस साल दोबारा आता है कि मुझे आप कोई अगली चीज़ दें, ग्लास तो मैंने सेल कर लिया, तो मैं अगर उसको दोबारा ग्लास दूंगा ही विल नेवर बाय इट। मैं उसको अगर कप ऑफर करूंगा देन एक न्यू इनोवेशन आ गई, थोड़ा सा उसमें डाइवर्सिफिकेशन आ गई, देन ही विल बाय इट एंड ही विल ब्रीड इट एंड देन ही विल सेल इट। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। इस चीज़ें तो आपने बता दी, मेरे पास वक्त की किल्लत है, सवाल थोड़े से ज़्यादा है। एविकल्चर बेसिकली क्या है? एविकल्चर बेसिकली बर्ड को कैप्टिविटी में रख के उसकी कीपिंग और ब्रीडिंग, इस तमाम जो मशगला है इसको हम लोग एविकल्चर बोलते हैं। और इसमें मुख्तलिफ स्पीशीज़ आती हैं, जैसे ये लव बर्ड्स हैं, पर्सनाटस है, ये एक डिफरेंट स्पीशी है। ये हमारा बजरीगर्स है, कॉमनली नोन एज ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, ये एक डिफरेंट स्पीशी है। वो जावा स्पैरो है, वो एक डिफरेंट स्पीशीज़ है। इसी तरह इसमें अलेक्जेंड्राइंस हैं, इसके अंदर कन्योर्स हैं, रिंगनेक्स हैं, इसमें आपके पास फिंचेस हैं, फिर इसमें डव है। इसमें मुख्तलिफ म्यूटेशंस हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं। इन तमाम स्पीशीज़ की कीपिंग
और ब्रीडिंग, कैप्टिविटी में इस तमाम जो अमल है इसको एवीकल्चर कहा जाता है और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला पास्ट few years, you can say past 5 years from onwards from COVID-19 पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूम मिला है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसके अंदर अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपने इस कारोबार को स्टार्ट किया, आपने कहा 4-5 साल हो गए हैं, मेरी अभी अगर मैं कमा रहा हूँ तो मुझे इसके पीछे मेरी बड़ी स्ट्रगल है। जब ऐसे नॉर्मली काम शुरू करते हैं ना तो घर वाले इतना पसंद नहीं करते, कहते हैं केरे पासे लग गया, या मोस्टली यंगस्टर्स जो है सिंगिंग का जिनको शौक हो कहते हैं ये क्या काम करने लगे, जिनको एक्टिंग का शौक होता है इनिशियली सारे ऐसे ही कह रहे होते हैं। इसी तरह बर्ड्स रखना या इनका शौक होना, इनसे कारोबार करना लोग पसंद नहीं करते, फैमिली सपोर्ट नहीं करती। कभी आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा इनिशियली? नहीं, क्योंकि हमारे ये जीन्स में है। मेरे फादर जो हैं वो एक बर्ड लवर हैं और मतलब ये कह लें कि वो 20 साल से तो वो बर्ड्स उन्होंने रखे हुए हैं, तो फिर वो मुझे अच्छा, किस तरह कारोबार करते हैं शौक के लिए? नहीं, वो उनका शौक था प्योरली, उनसे ही ये शौक मुझे ट्रांसफर हुआ और आपने इसको और मैंने इसको कौन-कौन से प्लेटफॉर्म्स पर अभी आप बेच रहे हैं? मैं मोस्टली फेसबुक हमारा होता है मेन प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा OLX है, फिजिकल मार्केट्स है, उसके अलावा फिजिकल शोज़ मैं 3 शोज़ अब तक अरेंज करवा चुका हुआ हूँ, जिसमें लार्जेस्ट शो जो है वो रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में मैंने करवाया था अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को ये काम करना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 12 से 1500 लोगों ने आपके शिरकत की थी, तमाम मीडिया हाउसेस वहाँ पे थी। अभी रिसेंटली हमने एक शो करवाया है जिसमें हमने हॉलैंड से जज मंगवाया था, फिर एक जज हमारा इजिप्ट से आया था और बहुत ज़्यादा लोगों का वहाँ पे रुझान था। और आप इस शायद जान के हैरान हो जाएंगी कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे बहुत यू कैन से अपर क्लास के जो लोग हैं वो लोग भी इस काम में, इंडस्ट्रियलिस्ट और फार्मर्स जो हैं इस काम के अंदर इस वक्त जो हैं इन्वॉल्व। वंडरफुल। बस क्विकली आपसे ये जानना चाहूँगी, आखिरी चंद सेकंड्स रह गए हैं, लोगों को इस कारोबार की तरफ आना चाहिए, लड़कियाँ आ सकती हैं क्या? बेशुमार लड़कियाँ इसमें काम कर रही हैं ऑलरेडी। बहुत ज़्यादा फीमेल फैंसियर्स हमारी घरों में घरेलू खातून अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट कर रही हैं। लोगों को इस काम में आना चाहिए, लेकिन ये देख के नहीं कि 4 का 16 है। पहले सीखें फिर काम को करें, और जब आपने सीखना है तो प्रॉपर तरीके के साथ लर्निंग लेके चलें। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अवैस इलियास फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।